अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारे पास टॉपिक थे 1.5 तक कर चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक है 1.6 विच इज़ साइंटिफिक मेथड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साइंटिफिक मेथड इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ज़्यादा आपके पेपर में 80 to 90% चांस है स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये वन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड, अब साइंटिफिक मेथड होता क्या है? मेथड हम कहते हैं किसी भी तरीके को। मेथड हमारे पास कोई भी तरीका होता है। साइंटिफिक मेथड, ये जो लफ्ज़ साइंटिफिक है ये बेसिकली किस से रेलिवेंट है? साइंस से, ठीक है। लेकिन हम लोग इस साइंटिफिक मेथड में बेसिकली जो साइंस यूज़ कर रहे होंगे वो हमारी होगी बायोलॉजी को हम इसमें देख रहे होंगे। बायोलॉजी भी तो हमारे पास एक साइंस ही है, जैसे केमिस्ट्री है, बायो है। तो हम इसमें बायोलॉजिकल साइंस को देखेंगे, यानी कि बायोलॉजी को देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। उन कोई मसला होगा तो उसको हम सोल्व करेंगे। क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में हम साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में बेसिकली होता क्या है? साइंटिस्ट, जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस पर काम कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स भी हम इनको कहते हैं। टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, टेक का मतलब है वो करते हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स कुछ ख़ास तरह के स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या हैं वो हम आगे इनको देखेंगे, नाम भी देखेंगे और इनकी मैं आपको डिटेल भी बताऊँगी कि इनमें क्या होता है। स्टेप्स फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क, कोई भी ख़ास काम करने के लिए, और रिसर्च, और कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। हम इन स्टेप्स को साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। हम इन स्टेप्स को जो है साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास साइंटिफिक मेथड की क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है एज अ डिफाइन। और आप लोगों के पास ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्या है स्टूडेंट्स? इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये आप लोगों के पास, कि हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड कि क्या होता है। तो आप लोगों ने इसको 2 नंबर के सवाल के लिए तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है कि फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए दी स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। फिर ये जितने भी आप लोगों के पास स्टेप्स हैं वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि हम अपने साइंटिफिक मेथड को बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसको बायोलॉजी में देख रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द साइंटिफिक मेथड। ये जो फॉलोइंग स्टेप्स है ये आप लोगों के पास इन्वॉल्व होते हैं एज अ साइंटिफिक मेथड। अब ये जो आप लोगों के पास 6 स्टेप्स दिए गए हैं, 6 स्टेप्स, ये भी आप लोगों ने जितने भी हमारे पास क्या हैं, ये जो हमारे 6 स्टेप्स हैं ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने। कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास पेपर में। ये वाले जितने भी हमारे पास क्या हैं, ये स्टेप्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। स्टेप्स आपने बताने होते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, हमारे 2 नंबर के सवाल में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें स्टेप्स की, तो हमारे पास पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन, ये लफ्ज़ रिकॉग्नाइज से निकला है। रिकॉग्नाइज कहते हैं किसी भी चीज़ को मालूम करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, पता चलाना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहिदे को, ठीक है, कोई भी मुशाहिदा करना किसी भी किस्म का। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है हमारे पास ये होता है मफरूज़ा, ठीक है। इसमें हम कोई भी अपनी जो जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की होती हैं, कोई प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया होता है, उसका पता चलाया होता है, तो हम उसको एक लाइन की स्टेटमेंट में कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक लाइन की स्टेटमेंट आ जाती है, ये हम हाइपोथेसिस में कर रहे होते हैं। डिडक्शन, डिडक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई भी हमारे पास चीज़ है, हम उसको डिडक्ट कर रहे होते हैं, उसको माइनस कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। 5 जो हमारे पास चीज़ है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी किस्म का हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कर रहे होते हैं। नंबर 6 हमारे पास है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं नताइज, हमें कुछ भी हासिल करने के लिए। तो हमने इन सारे स्टेप्स को देखा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, उसको हमारे पास एक मफरूज़ा बन जाता है। डिडक्शन, हमें से उसमें से हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट, हम लोग उसके ऊपर किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें क्या है, कोई भी रिज़ल्ट, हमारा नतीजा हमें मिल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट होता है कोई भी तजर्बा करना किसी भी किस्म का।
तो नेक्स्ट हमारे पास ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, वट एवर जो भी ब्रांच है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई थिंग्स हमारे पास डिस्कवर्ड होती हैं, एंड ओल्ड थेरीज, जितनी भी हमारे पास ओल्ड थेरीज होती हैं, ओल्ड जो बायो में पुरानी थेरीज हो जाती हैं, आर मॉडिफाइड, या तो उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई का मतलब होता है मजीद मॉडिफाई करना, किसी भी चीज़ को अच्छी फॉर्म में लेके आना, ठीक है, उसमें तब्दीलियाँ कर देना, उसमें वेरिएशंस लेकर आना, और रिप्लेस या उसकी जगह को तब्दील कर देना, उसकी जगह वही मॉडिफाई करना, पिछली की जगह अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसकी जगह हमने नई चीज़ को लेकर आना विद बेटर वन, किसी अच्छी चीज़ के साथ, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर देना। पुरानी ओल्ड डिस्कवरी है आपके पास या कोई भी ओल्ड थेरी है तो उसको मॉडिफाई या फिर रिप्लेस कर देना विद द बेटर वंस, किसी भी अच्छी चीज़ के साथ। तो ये आप लोगों ने जस्ट इस पैराग्राफ को, ये इसमें से कोई एज इट इज़ कोई MCQs तो नहीं बन सकता, जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। आपने इस पैराग्राफ को जस्ट रीड आउट कर लेना है। लाइक स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ यह है कि जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो हमारी भी जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, हमें भी क्या होता है कि हम उसकी जगह नई चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है, हम उनको मॉडिफाई कर देते हैं, अच्छी चीज़ें उससे लेकर आते हैं। टाइम के साथ साथ हर चीज़ हमें जैसे डेवलपमेंट होती है तो अच्छी से अच्छी चीज़ ही हमें मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या तो हम जैसे हमारे पुराने कपड़े हैं तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं कि नहीं, हम अब नए से नए कपड़े लेकर आते हैं, तो पुराने हम वेस्ट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही साइंस में थेरीज़ में नई से नई थेरीज़ आती हैं, नई से नई डेवलपमेंट होती है, नई से नई डिस्कवरीज होती हैं, इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप, जो आपके पास पहला स्टेप है, आप देखते हैं यहाँ पर भी देख कर आ चुके हैं, फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही है, इन्वॉल्व। ये इन्वॉल्व होता है, इसमें हमने क्या देखना होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, मालूम कर लेना, उसका पता चला लेना, एंड डिफाइनिंग, और उसकी डिफाइन कर लेना। आप स्टूडेंट्स डिफाइन कैसे, किस तरीके से डिफाइन करना। अब अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो सबसे पहले आपकी उस टॉपिक की आपको एक डिफाइन दे दी जाती है, एक डेफिनेशन दे दी जाती है। तो क्या होता है कि आप उस डेफिनेशन को 2 लफ्ज़ों में पूरे के पूरे टॉपिक का आपको हर्न हो जाता है कि आप पूरे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। इसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम है तो उसको भी सबसे पहले एक डिफाइन की फॉर्म में उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिक इशू किसी भी एक ख़ास मसले पर है। और फिनोमिना हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं फिनोमिना क्या होता है। ऐसा कि फोटोसिंथेसिस एक पूरा प्रोसेस फिनोमिना है, रेस्पिरेशन एक फिनोमिना है, इस तरीके से। डेयर साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन से निकला है। इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ का पता चलाना, मालूम करना। तो साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। सच प्रॉब्लम इज़ either asked by someone or comes in biologist mind by himself। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो मसला है, प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, या आस्क्ड बाय समवन, कोई आपसे पूछता है, और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या उस बायोलॉजिस्ट का जो माइंड है, ठीक है, उसके माइंड में खुद ब खुद ही वो प्रॉब्लम आ जाती है। बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ बाय हरसेल्फ, उसके माइंड में खुद ही ये मसला आ जाता है, या फिर समवन इज़ आस्क्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसमें आप लोगों से अगर इसकी डेफिनेशन जस्ट पूछ ली जाए, स्टूडेंट्स, इसकी अगर आप लोगों के पास से जस्ट डेफिनेशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने ये लाइनें बतानी है कि ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिम सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये दी गई है हमारे पास कि एक बायोलॉजिस्ट नोट करता है डेट प्लांट्स इन द एरिया, कि किसी भी एरिया में जो प्लांट्स हैं और ग्रोइंग टालर, वो टालर का मतलब क्या होता है, ये टाल से निकला है, लंबा, ठीक है, कि जो एरिया में प्लांट्स हैं वो बड़े ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा लंबे लंबे ग्रो कर रहे हैं। डेट यूजुअल आम रूटीन से हटकर, ठीक है, आम रूटीन से हटकर ज़्यादा लंबे लंबे ग्रो कर रहे हैं, लंबाई उनकी बहुत ज़्यादा है। ही डिवेलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो कहता है, एक उसके माइंड में एक डेवलप हो जाती है कि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है। अब वट एवर ये उसके माइंड में बाई हिमसेल्फ आया है, या उससे किसी ने पूछा है कैसा हो रहा है, जिस तरीके से भी उसके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है, वट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, फिर वो सोचता है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, की जो प्लांट इतने लंबाई में इतने बढ़ रहे हैं, इनकी लेंथ बढ़ रही है, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वजह बन रही हैं प्लांट की ग्रोथ की। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ये प्रॉब्लम का जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए जो हमें एक हमारा नुक्ता नज़र होता है, ये नुक्ता नज़र बन जाता है फॉर द साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी हमारे पास है कि, तो इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये उनका नुक्ता नज़र बन जाता है, क्योंकि तभी तो अगर उनके पास ये होगा कि वाकई में ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तभी वो उस पर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अगर उनको पता चले या ऐसा फील हो कि नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये बायो से रेलिवेंट हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे बाकी प्रोसीजर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस नुक्ता नज़र पर इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि वाकई में ये प्रॉब्लम है, और फिर उस पर मज़ीद हमारे पास सेकंड स्टेप में आ जाती हैं ऑब्जर्वेशंस। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट टॉपिक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात, मुशाहिदात, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, उस मसले से मुतल्लिक। दे यूज़ 5 सेंसेस, वो 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। कितनी सेंसेस को? 5 सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कोई भी मुशाहिदा बनाने के लिए। अब 5 सेंसेस आप कहते होंगे कि क्या होती हैं, तो आप वैसे बेसिकली हम 6th-7th की साइंस के अंदर भी ये 5 सेंसेस जो हैं पढ़ कर आ चुके हैं। स्मेल, विजन, हेयरिंग, टच एंड टेस्ट, सूंघना, देखना, सुनना, चखना, छूना, ये हमारी 5 सेंसेस होते हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। दे आल्सो रीड, वो पढ़ते हैं एंड स्टडी करते हैं द प्रीवियस रिसर्चर्स, जो हमारे पास प्रीवियस रिसर्च होती है, जो पिछली, प्रीवियस का मतलब होता है पुरानी, पिछली रिसर्च को पढ़ते हैं ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर उनके पास कोई सेम रिसर्च है तो उसको पढ़ते हैं कि वो रिसर्च क्या कहती थी, फिर मज़ीद उसमें मॉडिफिकेशन और होती चली जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास या क्वालिटेटिव हो सकती हैं, या स्टूडेंट्स वो क्या है, क्वांटिटेटिव हो सकती हैं। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन पर। अगर हम लोग बात करें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये क्वालिटीज़ से मुतल्लिक होती है। बेसिक क्वालिटेटिव लस क्वालिटीज़ निकले, क्वालिटी हम किसी भी खसूस से कहते हैं, गुड और बैड, वट एवर जो भी हो। इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं, डेट कैन नॉट बी मयर्ड, जिनको हम मयर्ड नहीं कर सकते विद नंबर्स, नंबर में 1 2 3 एक नंबर है हमारे पास, हम इन नंबर्स में इसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल में दिया गया द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द फ्लावर। अब ये कलर तो हमारे पास होता है रंग, एंड टेक्सचर हमारे पास होता है किसी भी चीज़ की नज़ाकत, ठीक है, कि हमारे पास अगर हम इसमें फ्लावर की पेटल्स को देखें तो वो कितनी नरम और नाजुक होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास क्या होती हैं। तो फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ फ्लावर की पेटल्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने इसमें क्वालिटी को देखना होता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है द कलर, आप कलर देख सकते हैं इसका, ठीक है। हम कलर को मेजर थोड़ी कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कलर हमारे पास क्या है इसका, हम कह सकते हैं कि इसका कलर हमारे पास थोड़ा रेड या डार्क पिंक कलर है हमारे पास। तो हम अब इसको मेजर तो नहीं कर सकते, या हमारे पास ये पेटल्स होती हैं ये कितनी डेलिकेट होती हैं कि अगर हम इनको थोड़ा सा ऐसे हार्ड, अपना थोड़ा सा हार्ड टच करें तो ये इस तरीके से टूट जाती हैं, इतनी डेलिकेट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। हम इनकी जो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं उनको मेजर करने लगें तो हम इनकी फ्रेगरेंस और ईच एंड एवरीथिंग के लिहाज से इनको कभी भी मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हम इनकी क्वालिटी इसको तो बता सकते हैं, बट हम इनकी क्वान्टिटी को नहीं बता सकते, ना इनको। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ये हमारे पास रिलेटेड होती है क्वांटिटी से, किससे हमारे पास रेलिवेंट होती है। उसमें हमने क्वालिटी को देखा, इसमें हमने क्वांटिटी को देखा, मिकदार को देखते हैं। इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं मेजरमेंट को और साथ में न्यूमेरिकल डाटा को। न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं नंबर्स पर, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 2 3 नंबर जो होते हैं, डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हम इनको क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास है एक स्केल, और अगर मैं हम इसको मेजर करना चाहें इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा नंबर्स की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा यूनिट है सेंटीमीटर। तो इसकी इतनी लेंथ है, विच मीन्स टू से डैट कि हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर मैं स्केल की क्वालिटी की बात करूँ तो अब ये तो पता है हमें कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन हम ये तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये अच्छे प्लास्टिक का बना हुआ है, ये किस प्लास्टिक से बना हुआ है। बहुत सी टाइप्स होती हैं प्लास्टिक की भी, तो हम वो नहीं देख सकते, हम इसकी क्वालिटी तो नहीं बता सकते सही एग्जैक्ट मोर एक्यूरेट तरीके से नहीं बता सकते, बट हम इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, कि हम इसकी मिकदार बता सकते हैं कि ये इतने 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है।
तो बताने बताने का मकसद ये था आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। एग्जांपल है आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ बर्ड्स हैं इन अ ट्री, दरख्त पर। तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप उनकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। लाइक जैसा कि मैंने आपको स्केल की एग्जाम्पल दी, तो आप स्केल पर पूरे 15 सेंटीमीटर को काउंट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लावर्स के साथ। हम उसमें आपने देखा क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारे लिए। जैसा कि ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्री है और आपने इस पर बताना है कि कितने बर्ड्स होते हैं। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। ये देखें 1 2 3 इस साइड पे, 3 साइड पे, 6 3 9 10 11 12। तो जो टोटल बर्ड्स हैं इस ट्री पर वो हमारे पास कितने हुए, कितने बर्ड्स हुए हमारे पास 12। ठीक है, 12 परिंदे इस दरख्त पर बैठे हैं। तो ये हमारे लिए हमने क्या किया, क्वांटिटी को मेजर कर लिया। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव। तो आप स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज वजह सिर्फ यही है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये इनवेरिएबल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टेंट है। हमारे पास कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये अनचेंज्ड होती हैं, जो हमारे पास क्या है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल मैंने आपको भी बताया कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने परिंदे काउंट किए, एक दरख्त पर बैठे हुए थे जो, तो वो भी हमारे पास हमने काउंट इजीली कर लिया। स्केल की मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई तो इजीली 15 सेंटीमीटर हमने काउंट कर लिया एंड कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और हम उनको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी आपने देखा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे लिए जो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेट है। कैसे एक्यूरेट है कि जैसा कि एक साइड पर हमारे पास हमारे क्या थे, ट्रीज़ पर हमें बर्ड्स नज़र आ रहे थे दरख्त पर, और दूसरी साइड पर हमारे पास पेटल्स थी। तो पेटल्स की अपीयरेंस को, इनकी क्वालिटीज़ को बताना बहुत एज़ कम्पेयर टू हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे आपने देखा भी है कि ये हमारे लिए मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक दरख्त पर बैठे परिंदों को काउंट करना। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बाज़ औक़ात इसकी डेफिनेशन तो आती है जो आपने एज इट इज़ बुक वाली लिखनी होती है विद एग्जाम्पल। इसमें फ्लावर वाली एग्जाम्पल थी, तो इसमें हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास डिफरेंस भी है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के दरमियान। तो जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये मोर एक्यूरेट होती है, हम इसको इजीली मेजर भी कर सकते हैं और हम इसको नंबर्स की फॉर्म में ले सकते हैं। बट जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते और इसको वर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 3, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगर आप इसको एक लफ्ज़ में, मैं आपको एक लफ्ज़ में बताऊँ ये क्या होता है, तो ये होता है कोई भी मफरूज़ा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, एक लाइन स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हम कोई क्वेश्चन भी इतना क्वेश्चन होता है लेकिन ऊपर एक लाइन की स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मतलब बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, बुनियाद पर साइंटिस्ट, जो साइंसदान होते हैं वो डिवेल्प करते हैं, एक स्टेटमेंट को डिवेल्प करते हैं, एक बनाते हैं। वही स्टेटमेंट जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, डेट मे प्रूव, ताकि वो प्रूव कर सके, साबित कर सके द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम है, मसला है, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसका, उसके जवाब को प्रूव कर सके अंडर स्टडी, अपनी जो वो स्टडी कर आ चुके हैं। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये जो आप टेंटेटिव आपके लिए कहते हो कि ये क्या है, तो टेंटेटिव हमारे पास कोई भी आर्जी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, आर्जी, बाद में जाके पता चलता है ये प्रूव हुई है या फिर इस पे कोई कौन सी इसमें से किसको हमने प्रूव करना है, किसको हमने इम्प्रूव करना है स्टेटमेंट को। तो ये हमारे पास टेंटेटिव, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखें या आप इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखें, तो टेंटेटिव जो है आप लोगों ने इस लफ्ज़ को याद रखना है, ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में डिमांड किया जा सकता है आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, किसी एक मसले के लिए। a hypothesis has the following characteristics। अब हाइपोथेसिस जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास हमेशा जो है वो पूछ ली जाती हैं 2 नंबर के सवाल में, शॉर्ट क्वेश्चन में। इस तरह स्टूडेंट्स मैं आपको हर बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें से किस जो टॉपिक है उसको, किस में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, कि कौन सा आपका एमसीक्यूज़ बन रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो हम टॉपिक पढ़े हैं इसकी बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे थे। तो मेरा यही मकसद होता है कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता चले कि ये टॉपिक है तो इसको किस तरीके से शॉर्ट इसमें से क्या आना है, लॉन्ग क्या आना है, कैसे बनना है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने इसको देखना भी है, याद भी इसी तरीके से करना है।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं बेसिकली, इट इज़ प्रोपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। अब प्रोपोज्ड स्टेटमेंट जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक सजेस्टेड स्टेटमेंट होती है, एक तजवीज़ करता स्टेटमेंट होती है टू आंसर द प्रॉब्लम, उस मसले के हल के लिए। इट ऑलवेज मैच विद द, ठीक है, मैचेज विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऊपर से हम ऑब्जर्वेशन करके आ चुके होते हैं, ये ऑलवेज ज़रूरी होता है कि उसके साथ मैच करे। मैच करने का मतलब होता है सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, उस जैसी हो। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, हम फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि हमने इसको प्रूव करना है आगे या डिसप्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, कि हमने इसको प्रूव नहीं करना है। देयर इज़ ऑलवेज, ये हमेशा अ वे, एक तरीका होता है टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अगर हमने हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो ये उसका तरीका होता है कि यहीं पे बस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, आगे फर्दर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये साइड बॉक्स में आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर्ड, कि हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो गैदर्ड करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं बाय रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के से, या किताबें पढ़ने के बाद। इट हेल्प्स, ये मदद करता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज वो नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, जो मौजूद हो। एंड फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस, और फार्मूलेट का मतलब होता है बनाने के लिए, किसको, हाइपोथेसिस को, वो इकट्ठा करते हैं नॉलेज को, और इस तरीके से कोई एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लेते हैं। ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं हाइपोथेसिस, इसको पहले हाइपोथेसिस फार्मूलेट भी कहते थे आपकी प्रीवियस जो बुक थी 9th क्लास की, बट अब हमारे पास इसमें कुछ वर्डिंग भी चेंज की है, हमारे पास नई कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, और यहाँ पे जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है वो हाइपोथेसिस है, तो आप हाइपोथेसिस ही जस्ट कीजिएगा। टॉपिक 4 है हमारा डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिडक्ट कर देना, ठीक है, डिडक्ट कर देना, किसी भी चीज़ को माइनस कर देना, रिमूव कर देना, निकाल देना। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब जो साइंटिस्ट हैं वो हाइपोथेसिस से फिर एक लॉजिक, जिसके पीछे कोई रीज़न हो, ऐसे रिजल्ट्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। और कुछ जो हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, हम उनको डिडक्शंस भी कहते हैं। जो हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं, लॉजिकल रिजल्ट जो है हमारे पास, ये हमारा कोई भी, हम इसको कह सकते हैं कंक्लूजन होता है, या हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पे बेस कर रही होता है ये हमारा कंक्लूजन, जो हमें बेसिकली हमें एक सेंस दे रहा होता है, एक आंसर दे रहा होता है, सेंस की सूरत में हमें एक आंसर दे रहा होता है। आप इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं, ठीक है, नतीजा। कन्फर्म तो आगे इसको जाके करेंगे, बट एक किस्म का हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस तक ये एक कंक्लूजन ही होता है। यूजुअली आमतौर पर, अगर हम आम तौर की बात करें, आमतौर पर डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न, डिडक्शंस फॉलो करते हैं पैटर्न को। अब ये पैटर्न बड़ा ही, स्टूडेंट्स आप इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि ये क्या होता है पैटर्न। इफ़ और देन स्टेटमेंट, इसको हम इफ़ देन लॉजिक भी कहते हैं। इफ़ और देन की वो स्टेटमेंट या लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट ये एज्यूम कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हाइपोथेसिस की, जो हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू हुआ, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट होगा। इफ़ और देन का लॉजिक का मतलब है अगर, इफ़ अगर, देन फिर। अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुआ, देन उसका जो हमारे पास है रिजल्ट है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल की सूरत, एग्जाम्पल में हमारे पास हाइपोथेसिस और डिडक्शन है, ठीक है, हाइपोथेसिस और डिडक्शन हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, लीफ डिस्कलोरेशन। अब डिस्कलोरेशन मतलब होता है डिस, कलर उड़ जाना लीफ का। आप देखते हैं खज़ां के मौसम में अक्सर पत्ते जो हैं वो आपको पीले कलर के नजर आते हैं। वैसे तो पत्ते ग्रीन होते हैं ना, क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, लेकिन आपको उस टाइम क्या होता है, पत्ते पीले रंग के नजर आ रहे होते हैं, उनका कलर उड़ जाता है। एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाना। क्या हो जाना, ग्रोथ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना प्लांट की, पौधे में। आर कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। ऐसा क्यों होता है, जब सॉइल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी। अब आप कहते होंगे ये सॉइल के अंदर आयरन किधर से आ गया, हमारे अंदर आयरन होता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारे अंदर आयरन होता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। बट आयरन अगर हम प्लांट के सेंस में लेना, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम रोल प्ले करता है Mg+2 पॉजिटिव ग्रुप के साथ प्लांट के अंदर, और हमारे अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा आयरन होता है। तो अगर हम डिडक्शन की बात करें,
तो इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग द सिम्टम्स, अगर आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम काज कर रही है, जैसा कि आपने देखा कलर उड़ गया है, ग्रोथ रुक गई है, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो आप क्या करें, खुद से आयरन ऐड कर दें सॉइल में मैग्नीशियम की सूरत में। अब आप ये ना हो कि अपना खून निकाल के उसको ऐड करना शुरू कर दें। तो आयरन मैंने आपको ऊपर बताया मैग्नीशियम की फॉर्म में विल इम्प्रूव, अपना मीन्स जानवर का किसी भी चीज़ का, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स, वो कलर को इम्प्रूव कर दे, और जो प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ जो ऊपर स्टंटेड ग्रोथ थी, रुक गई थी, उसको भी प्रमोट कर दे, उसको भी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दे। तो स्टूडेंट्स आप इसको रिलेट करें, वही इफ़ और देन की लॉजिक ज़रा लगाएं। इफ़ अगर ऐसा हो कि प्लांट का कलर उड़ गया है, ग्रोथ रुक गई है, देन आप क्या करेंगे, देन इफ़ ऐसा हो, देन फिर क्या होगा कि हम उसके अंदर आयरन के जो है आयरन को ऐड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ Mg+2 पॉजिटिव ग्रुप। हम मैग्नीशियम ऐड कर देंगे, आयरन ऐड कर देंगे सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, प्लांट का कलर भी वापस आ जाएगा और ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इफ़ और देन की लॉजिक तो लगी ना, इफ़ अगर ऐसा हुआ देन आपने भी तो फिर ऐसा किया ना, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 5 एक्सपेरिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट हमारे होते हैं तजर्बे, ठीक है, तजर्बा। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, मोस्ट बेसिक, बिल्कुल बुनियादी स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स एज अ MCQs आ सकता है। कैसे MCQs आ सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आपने इतने ज़्यादा स्टेप्स देखें, 6 स्टेप्स देखें, आप ये भी तो बताएं ना कौन सा मोस्ट बेसिक स्टेप है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर तो कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कामयाब हो जाए, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, और एक हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो जाए, करेक्ट उसको माना जाए, एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो उसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे, मतलब उसके जो मुतरादिफ, ठीक है, उसके बरअक्स जो हाइपोथेसिस होंगे आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, और अगर वो इनकरेक्ट प्रूव्ड हो जाएं तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट का मतलब हो, जैसे आप भी घर में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का नहीं अच्छी लगती तो हम कहते हैं नहीं इसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसे वो भी उसको निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। एंड प्रूव्ड वन इज़ एक्सेप्टेड, और फिर वन को जो एक उनको ठीक लगता है, जो प्रूव्ड होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस, फिर साइंटिस्ट जो है वो नई डिडक्शंस को बनाते हैं फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसको वो ठीक मानते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाइपोथेसिस को निकाल के जिस एक को वो सिलेक्ट करते हैं, उसी को फिर वो उस पर न्यू डिडक्शंस को बनाते हैं। दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, वो मजीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एंड कन्फर्म कर लेते हैं, ये अपना शक व शुबा दूर कर लेते हैं, भाई अब ये चीज़ हमारे पास कन्फर्म हो चुकी है। द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस करेक्ट है, उसको अच्छे तरीके से परख लेते हैं, जांच लेते हैं, इतने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके जो एक वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, ये आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही देखिएगा। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हमारे पास होता है, इसमें हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंस कोई भी जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, साइंसदान कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे अरेंज 2 सेटिंग्स, वो 2 सेटिंग्स को अरेंज करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक साइड पे वो एक चीज़ है, किसी का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो वो उसको करेंगे, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड दे के भी देखेंगे और ना देकर भी देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड दे के देखने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती, ना दे के मतलब है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दें तो फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती। ऐसे इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है वो कुछ ठीक भी कुछ गलत भी करते हैं कि पत्नी उनको गलत से कुछ ठीक हासिल हो जाए, या कुछ ठीक करने से उसके नतीजे हमें ठीक मिल जाए, तो वो नई से नहीं, इस तरीके से क्या होता है कि एक काम ना हो तो वो अगले उनको नई चीज़ करने को मिल जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट ऐसा ही कर रहे होते हैं, एक चीज़ से मज़ीद आगे से आगे उन्होंने नई से नई चीज़ें कुछ डिस्कवर कुछ कर रहे होते हैं, हो कुछ डिस्कवर जाता है, तो वो अपनी मर्ज़ी के एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखते रहते हैं। तो इस को समझने का मेरा मकसद स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये पैराग्राफ समझाना है इजी वर्डिंग के अंदर। तो इसके अंदर होता कि अगर हम एग्जांपल से इसको ज़रा मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, टू टेस्ट, ये चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जैसे टेस्ट क्लास में भी होता है स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को, अगर टेस्ट करने के लिए द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को फॉर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, अगर आप प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप ये एक्सपेरिमेंट करें।
यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। अब दो सिमिलर प्लांट्स बिल्कुल एक जैसी तर्ज के दो प्लांट्स लें, सिमिलर हों, एक जैसे हों हर लिहाज से। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। आप एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ना दें, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ना दें, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, जबकि दूसरे प्लांट को, एक प्लांट था जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, वो एक्सपेरिमेंटल था, जबकि दूसरा जो हमारे पास प्लांट है आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। द नेसेसिटी, जो ज़रूरत है, ये लफ्ज़ नेसेसरी से निकला है, ठीक है, बहुत से ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की विल बी प्रूव्ड, वो प्रूव हो जाएगी हमारे पास व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वजह आपके सामने है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को शुरू में पहली लाइन में ही आपको यही बताया था, हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। क्या उसका हम कह सकते हैं कि रिजल्ट निकला, हमारे पास नतीजा निकला कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये था कि हमारे पास जो हमारा दूसरा ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था, यहीं से देखते हैं, एंड डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फोटोसिंथेसिस बट अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में अकर हुई है। क्या अकर हुआ है, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ है। क्यों अकर हुआ है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी कंट्रोल ग्रुप को, एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, विच वन इज़ रिजल्ट्स। रिजल्ट हम नतीजे को कहते हैं, ठीक है, रिजल्ट हम किसी भी नतीजे को कहते हैं, नतीजे को कहते हैं, ठीक है, नतीजा वगैरह जो हमें हासिल होता है एट दी एंड। जैसे हम अब हम सारा सिलेबस पढ़ते हैं तो एट दी एंड हमें क्या, हमारा एक नतीजा मिल जाता है, हमारे हाथों में थमा दिया जाता है, विच वन नो मैटर बैड हो अच्छा हो, हमें कबूल करना ही पड़ता है। तो साइंटिस्ट गैदर डाटा, साइंटिस्ट जो है वो इकट्ठा करते हैं डाटा वगैरह को फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। वो सारा का सारा प्रोसीजर जो पीछे से करके आ चुके हैं, ऑब्जर्वेशंस की, पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर ऑब्जर्वेशन की, फिर हाइपोथेसिस की, फिर डिडक्शन की, फिर एक्सपेरिमेंट किए, एट दी एंड बस अब रिजल्ट की बारी आ गई है। अब उन्होंने क्या करना है, जितना डाटा है उसको इकट्ठा करना है। दे यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो जो है वो इस जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हम अच्छे तरीके से बार बार हमारे पास ये लफ्ज़ भी आ रहा है, हम इसको देख चुके हैं। डाटा को एनालाइज किया, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ इस तरीके से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इतना सा डाटा होता है तो उसको वो इस फॉर्म में लेकर आते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज़ ज़्यादा थी, फिर ये उससे कम, ये उससे कम, मतलब उनके लिए ईजी हो जाता है इतने ज़्यादा चीज़ों में से उसको एक ग्राफ की सूरत में एक हम कह सकते हैं उसको हमें एक फॉर्म में, ठीक है, डाटा की फॉर्म में दे देते हैं। ETC टू समराइज द रिजल्ट्स, ताकि वो सारे रिजल्ट को समराइज कर सकें। समराइज मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमने ग्राफ था तो उसको किस तरीके से समराइज किया, ठीक है, आप इजीली हमें पता चल सके। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड, साइंटिस्ट इंक्लूड करते हैं अ लिस्ट, एक लिस्ट, ठीक है, जैसे एक लिस्ट होती है तो उसमें हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें एक लिस्ट में सूरत में, ठीक है, जैसे हम क्लास में अगर आप लिस्ट की बात करें तो अगर लिस्ट आप लोग देखें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके नाम लिखे हुए होते हैं, तो मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं लिस्ट के अंदर, कोई एक चीज़ की लिस्ट नहीं होती। तो ऑफ ऑल द रेफरेंसेस, जितने भी उनके पास रेफरेंस वगैरह होते हैं, इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको उन्होंने एक समरी की फॉर्म में लेकर आना होता है, अपने सारे के सारे नॉलेज को। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, साइंटिस्ट जो हैं वो पब्लिश करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। अब साइंटिफिक जर्नल, ये जर्नल ना न्यूज़पेपर्स रेलिवेंट होते हैं, मैगजीन वगैरह से, अखबार, जैसे आप देखते हैं कि TV वगैरह में जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी जो हमारे पास है जर्नलिस्ट वगैरह कार्य होते हैं, ठीक है, न्यूज़ एंकर या वो जो प्रोग्राम करने वाले होते हैं, तज्ज़ियाकार, तो इस तरीके से उनको बुक्स में, अखबारात में, मैगज़ीन में छपवा दिया जाता है, ठीक है, प्रिंट कर दिया जाता है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स, वो अपनी फाइंडिंग्स जो उन्होंने चीज़ें तलाश की होती हैं, इतनी मेहनत की होती है, उसको वो शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड अदर विद अदर साइंटिस्ट्स, दूसरे साइंसदानों के साथ। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। अब साइंटिफिक रिपोर्ट भी आप समझते होंगे, हर चीज़ की एक रिपोर्ट होती है। जैसे हमारा कोई आप समझते हैं कि जब स्टूडेंट्स अपनी स्टडी लाइफ में पढ़े होते हैं तो फिर उनकी एक PTM रखी जाती है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, उसमें स्टूडेंट्स की रिपोर्ट दी जाती है, अच्छी हो जो भी हो, उस रिपोर्ट को पेरेंट्स तक दिया जाता है। ऐसे ही हर चीज़, अब अगर हम इसमें देखें तो रिज़ल्ट को भी फिर वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं वो आप देखें, इनका क्या तरीका है रिपोर्ट करने का। एंड गिव प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ रिप्रेजेंट से निकला है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, किसी बहुत सारे लोगों के सामने पेश करना, रिप्रेजेंट करना।
इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, नेशनल हमारी हम कह सकते हैं अपनी कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, ठीक है, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मीटिंग्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना, एक बंदे का सामने आकर हज़ारों करोड़ों लोगों के सामने आकर बोलना। एट सेमिनार्स, अब सेमिनार्स आप लोग कहते होंगे कि हमारे पास सेमिनार्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाहर के मुल्कों के टीचर्स आए हुए होते हैं और जो उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह और स्टूडेंट्स के दरमियान एक आप कह सकते हैं कि राब्ता होता है। वो आपस में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनको आंसर देते हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि नॉलेज की एक दूसरे के अंदर हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन होती है। एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है, वो उसको बताता है, तो नॉलेज एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ये बायोलॉजिस्ट हैं, ये भी इस तरीके से सेमिनार्स वगैरह के अंदर अपने उस जो उन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।